हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमने हमारे मध्यकालीन भारत की सीरीज शुरू कर रखी थी, जिसमें कि हमने अरबों के आक्रमण पढ़े, तुर्कों के आक्रमण पढ़े और जो हमने अभी दिल्ली सल्तनत शुरू कर रखा है, जिसमें कि हमारा पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा। ये तीन ही शासक फेमस थे इसमें ज़्यादा, गुलाम वंश में। बाकी जो बीच में छोटे छोटे शासक आए हैं उनका ज़्यादा इतना महत्व नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया था। अब जो है हम दिल्ली सल्तनत में गियासुद्दीन बलबन को पढ़ने वाले हैं। ये बलबन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसने काफ़ी काम की। ये पहले नायब के पद पर रह चुका था और बाद में इसने जो है शासक बनाइए और इसने जो है बलबनी वंश की स्थापना की थी। अपने समय में अपने बलबूते पर जो है अपने राजा को मारकर नायब के पद से हटकर जो है बलबनी वंश की स्थापना की। और ये काफ़ी जो है गुणी शासक था, इसने कई नई चीज़ें चलाई और इसने जो है चालाकी से काम लेकर अपने प्रशासन को काफ़ी बढ़ाया। तो चलिए आज हम इसके बारे में देखते हैं, गियासुद्दीन बलबन के बारे में। गियासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 86 ईस्वी तक इसका 20 साल का टाइम पीरियड रहा है। देखिए कि बलबन इलबरी तुर्क जाति का था। उसका जन्म जो है एक संपन्न परिवार में हुआ। दुर्भाग्यवश बलबन जो है अपनी युवावस्था में ही मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिया गया। मंगोलों ने उसे बसरा ले जाकर दास के रूप में ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों बेच दिया। क्योंकि इसको बंदी बनाया गया था तो एक दास के रूप में इसको बाजार में बेच दिया गया। ख्वाजा शिक्षा देकर 1223 में दिल्ली लाया गया। बलबन से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में इसको खरीद लिया। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि बलबन को इल्तुतमिश ने कब खरीदा था, 1233 ईस्वी में। और दासों के दल चालीसा में शामिल कर लिया बलबन को। अगस्त 1249 ईस्वी को बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन से कर उसे उलुग खान की उपाधि प्रदान किया। आगे देखिए, अगस्त 1249 ईस्वी को बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नासिरुद्दीन से कर उसे उलुग खान की उपाधि प्रदान की। बलबन का पद और उसका शासन। अमीर ए शिकार, ये रजिया सुल्तान के समय में बलबन किस पद पर था ये बताया गया कि जब रजिया सुल्तान शासक कर रही थी तब इसका पद क्या था, अमीर ए शिकार के पद पर ये नियुक्त था। बहराम शाह मलिक खान सुल्तान अमीर ए आखुर, इनके समय में ये अमीर ए आखुर के पद पर था। आगे आता है अलाउद्दीन मसूद शाह के समय ये अमीर ए हाजिब के पद पर विद्यमान था। नेक्स्ट, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन बलबन। और यह गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। कि जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने अपने नाम के आगे गियासुद्दीन लगाना शुरू कर दिया। फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब के वंश से बताया गया कि जो शाहनामा लिखा है फिरदौसी साहब ने, उसमें जो है बलबन का जब जिक्र किया गया है तो इसको अफरासियाब वंशज बताया गया कि ये अफरासियाब वंश का रहने वाला था या वंश से संबंधित था। गढ़मुक्तेश्वर अभिलेख में बलबन को खलीफा का सहायक कहा गया। ये भी पूछा जाता है कि किस अभिलेख में बलबन को जो है खलीफा का सहायक कहा गया है, तो वो कौन सा था, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर में बलबन को खलीफा का सहायक बोला गया है। इम्पोर्टेंट है, पूछा भी गया है एग्जाम में, याद रखना। नेक्स्ट आपका है कि बलबन ने अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए लो व रक्त की नीति अपनाई, खून का बदला खून से लिया। इसने अपने विरोधियों के प्रति स्ट्रिक्ट नीति अपनाई कि अगर इसका विरोधी इसके प्रति ज़्यादा स्तुरता दिखा रहा है, ज़्यादा क्रूर है, तो इससे डबल क्रूरता दिखा जाता है। जैसे को तैसा, कि खून के बदले खून। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले तो जो चालीसा दल था इसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि इसको पता था कि चालीसा दल में जो है सारा दिन गुटबंदी होती रहती, सारा दिन नई नई प्लानिंग होती रहती। तो इसको इसकी चालबाजी का पता था और इसको अंदाज़ा हो गया था कि आगे चलकर जो चालीसा दल है ये मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसलिए इसने जो है चालीसा दल को सबसे पहले ख़त्म ही कर दिया। जो 40 सरदारों का समूह बना हुआ था, इल्तुतमिश ने जो बनाया था, उसको इसने कंप्लीट ख़त्म कर दिया।
इसने इल्तुतमिश परिवार के सभी सदस्यों को मरवा दिया कि इल्तुतमिश का जो वंश चला रहा था उसके सभी फैमिली मेंबर को इसने मरवा दिया था। नेक्स्ट, बलबन ने राज्य में दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दैवीय सिद्धांत मीन्स कि इसने राजा का पद जो है देवता के बराबर मानना। इसने लोगों को कहा कि जो राजा का पद होता है उसको देवता ने ही बनाया है, वो राजा जो है देवता के कहे अनुसार ही शासन करता है, इसलिए राजा की सारी आज्ञाओं को मानना जनता के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जो है राजा वो देवी का ही मतलब देवता का ही एक रूप है जो कि शासन कर रहा है। इसलिए इसने राजा को जो है देवी राजत्व का पद माना और राजत्व का सिद्धांत दिया। ये पूछा भी जाता है कि चालीसा दल को किसने नष्ट किया? बलबन ने। दैवीय राजत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बलबन ने। बलबन ने स्वयं जो है नियाबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि तथा जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया बताया। इसने ये 2 उपाधियां धारण की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है एग्जाम्स में कि बलबन की 2 उपाधियां कौन सी है फेमस। पहली तो है नियाबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि, दूसरी है जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया बताया गया है। नियाबत ए खुदाई और जिल्ले इलाही। बलबन ने पारसी नव वर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले नौरोज़ की भारत में जो है शुरुआत की थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नौरोज़ जो त्यौहार होता था उसकी भारत में सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? वो बलबन ने की थी। पारसी नव वर्ष, जैसे कि हमारे यहाँ पर नव वर्ष बनाया जाता है, वैसे ही जो है पारसी में नव वर्ष बनाया जाता था, उसको नौरोज़ बोला गया है। याद रखना कि पारसी नव वर्ष की जो है किसने शुरुआत की थी? बलबन ने। सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दरबार में फारसी परंपरा सिजदा, घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना, कि अगर कोई भी दरबार में आता था बलबन के तो वो फारसी जो परंपरा के अनुसार अपना जो है घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाकर जो है उसको प्रणाम करता था। तथा पापोस की भी प्रथा चलाई हुई थी जिसमें कि पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। ये दोनों चीज़ें अगर कोई भी नया आता था बाहर का तो उसको ये दोनों करने होते थे। सिजदा भी करना पड़ता था बलबन के सामने और पैबोस भी करना पड़ता था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नौरोज़ त्यौहार भारत में किसने शुरू किया? बलबन ने। चालीसा दल को ख़त्म किसने किया? बलबन ने। पाबोस और सिजदा प्रथा जो है किसने शुरू की थी? बलबन ने। नेक्स्ट है, बलबन ने वित्त विभाग, दीवान ए विजारत को सैन्य विभाग से अलग कर सैन्य विभाग जो एक अलग विभाग बना दिया। मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु स्थापना वह बलबन ने ही सर्वप्रथम तत्पर सेना रखने की प्रथा शुरू की। किसको? मंगोलों के आक्रमण का डर बना रहता था, क्योंकि मंगोलों ने कई बार आक्रमण कर दिया था, तो इसको आभास हो गया कि एक सेना जो है हर टाइम एनी टाइम तत्पर रहनी चाहिए, तैयार रहनी चाहिए, जब कभी भी मंगोलों का आक्रमण हो तो हम उस सेना को प्रयोग में ले सकें। इसलिए इसने जो है वित्त विभाग को सैनिक विभाग से अलग कर दिया और सेना का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि उसमें जो है सैनिक जो है ट्रेंड किए जाते थे और हर टाइम वो युद्ध करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये इसकी काफ़ी अच्छी शुरुआत थी मंगोलों से सुरक्षा के लिए। गुप्तचर अधिकारी को बलबन किस्म क्या कहा जाता था? बरीद। उसने बिना किसी भेदभाव के न्याय प्रदान किया, कि बलबन जो है एक न्यायप्रिय शासक भी था। इसने बिना किसी भेदभाव या जाति पाति के जो है सबको इक्वल जो है न्याय प्रदान किया था। और इसके समय गुप्तचर जो अधिकारी होता था जो कि गुप्त सूचनाएं राजा तक पहुंचाता था उसको बरीद बोला गया है। क्या बोला गया है? बरीद। देखिए, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन जो थे वो बलबन के दरबार में रहते थे। ये भी पूछा जाता है कि बलबन के दरबारी कौन थे, तो दोनों ही अमीर से शुरू होने वाले नाम हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन इसके दरबार में रहते थे, जिन्होंने कि बलबन के बारे में अपनी किताबों में जिक्र भी किया है कि बलबन कैसा शासक था। नेक्स्ट अगला शासक आता है 11वें नंबर का कैकुबाद। इसने 1287 से 1290 3 ही साल शासन किया है। कि बलबन की इच्छा अपने ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की थी, परंतु बलबन के जीवन काल में ही मंगोलों से संघर्ष करता हुआ इसका पुत्र महमूद जो है वो मारा गया।
अतः बलबन ने मोहम्मद के पुत्र कैखुसरो को, मतलब कि अपने पोते को, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया कैखुसरो को। परंतु मृत शक्तिशाली सुल्तान की इच्छा यह भी पूरी नहीं हो सकी, कैखुसरो भी शासक नहीं बन सका। सुल्तान के मरते ही जो अमीर, जो इसने दल ख़त्म किया था ना, 40 दल, जिसमें कि 40 सरदार या अमीर थे, वो जो है काफ़ी सक्रिय हो गए। उन लोगों ने कैखुसरो को सुल्तान भेज दिया और उसकी जगह पर बुगरा खान के पुत्र कैकुबाद को जो है सुल्तान बना दिया। कि जिसको बलबन चाहता था शासक बनाना, कैखुसरो अपने पोते को, उसको शासक नहीं बनाया अमीरों ने, बल्कि इन्होंने जो है बुगरा खान के पुत्र कैकुबाद को जो है राजा बना दिया था। आगे देखिए, कैकुबाद को सुल्तान बनाने में दिल्ली के कोतवाल मलिक फखरुद्दीन ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कि जो कैकुबाद को सुल्तान बनाने में दिल्ली के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमीर, किस अमीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो कोतवाल था मलिक फखरुद्दीन। उसी के प्रयासों से जो अल्पायु कैकुबाद था, कि ये छोटी उम्र का ही था कैकुबाद, ये सुल्तान बन गया। सुल्तान को बहलाकर कैखुसरो की भी हत्या करवा दी। कि जिसको बलबन चाहता था ना कि अपने पोते कैखुसरो वो राजा बने, तो इसने कैखुसरो की हत्या करवा दी। इस समय बलबन का पुत्र बुगरा खां जो है सुल्तान का पिता, बंगाल पर नासिरुद्दीन के रूप में स्वतंत्र शासक के रूप में काम कर रहा था या शासन कर रहा था। कि जो बुगरा खां है वो भी बलबन का पुत्र था, वो बंगाल में शासन कर रहा था स्वतंत्र शासक के रूप में, जबकि बुगरा खान का बेटा कैकुबाद जो था वो दिल्ली में गद्दी पर बैठा हुआ था। अब इससे नेक्स्ट शासक बनेगा क्यूमर्स नाम का। देखिए, बलबन के बाद कैकुबाद और उसके बाद क्यूमर्स 1290, ये कुछ महीने ही शासक रहा था। कि तुर्की अमीरों ने कैकुबाद के नाबालिग पुत्र क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाया, जलालुद्दीन को उसका संरक्षक नियुक्त किया। मतलब कि नाम तो गद्दी पर बैठा रहा क्यूमर्स, और जो पूरा प्रशासन कौन संभाल रहा था, वो जलालुद्दीन संभाल रहा था अपने हाथ से, क्योंकि ये छोटा था क्यूमर्स। इसी बीच कैकुबाद की भी हत्या करवा कर यमुना नदी में उसको फेंकवा दिया। जो कि इससे पिछला शासक जो था कैकुबाद, उसकी हत्या करवा दी गई और उसके शव को यमुना नदी में फेंकवा दिया गया। क्यूमर्स का नाम शमसुद्दीन भी था, के साथ दिल्ली से बुहारपुर चला गया। इससे तुर्की अमीर आशंकित हो गए, उनको शंका हो गई। उन लोगों ने क्यूमर्स के साथ जलालुद्दीन को भी दिल्ली आने का आदेश दिया। दिल्ली की जनता भी इन नन्हे सुल्तान के अपहरण से जलालुद्दीन का विरोधी बन बैठी। यद्यपि जलालुद्दीन ने अनेक विरोधियों को मार डाला, तथापित जन विरोध का ध्यान रखते हुए उसने क्यूमर्स को गद्दी पर सुल्तान के रूप में प्रतिष्ठित किया और स्वयं उसका संरक्षक बना रहा। कि जो जलालुद्दीन था ये काफ़ी तेज था, इसने जो है क्यूमर्स को गद्दी पर बैठाकर अपने आप शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। जब जनता ने बगावत की तो इसने कहा कि मैं शासन नहीं कर रहा हूँ, मैं गद्दी पर नहीं बैठा हूँ, गद्दी पर तो क्यूमर्स बैठे, मैं सिर्फ उसका संरक्षक बनकर उसके शासन को संभाल रहा हूँ। इसने जनता को बहला दिया। 3 माह के बाद क्यूमर्स को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर जलालुद्दीन जो है वो खुद सुल्तान बन बैठा 1290 में। इस प्रकार इलबारी तुर्कों का शासन खत्म हो गया और खिलजी वंश की सत्ता स्थापित हो गई। क्योंकि जो जलालुद्दीन था इसने खिलजी वंश की नींव डाली थी। और कहा जाता है कि जब भी जलालुद्दीन गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी थी। मतलब कि काफ़ी बुजुर्ग शासक बना था, दिल्ली सल्तनत में सबसे बुजुर्ग था जो कि इतनी उम्र में जो है गद्दी पर बैठा था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है। ये ऊपर देख रहे थे हम थोड़ा सा कि इल्तुतमिश का और बलबन का तुलनात्मक अध्ययन, कि इन दोनों में क्या क्या विशेष समानताएं थी, क्या क्या असमानताएं थी। पहला पॉइंट है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खरीदा गया। दोनों ही दास थे ना, इल्तुतमिश ने खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को और बलबन को भी इल्तुतमिश ने ही खरीदा था। इल्तुतमिश ने तो 40 दल का गठन किया और जो बलबन था इसने 40 दल को खत्म कर दिया। विश्वसनीय दासों को सामंत के रूप में पदों पर बिठाया और उनकी स्थिति को काफ़ी मजबूत किया इल्तुतमिश ने तो। और जो ये बलबन था ये दासों पर यकीन नहीं करता था और गुप्तचर प्रणाली को मजबूत बनाया। ये गुप्तचरों पर ज़्यादा विश्वास करता था, दासों पर इतना यकीन नहीं करता था।
इल्तुतमिश बाह्य व आंतरिक समस्याओं पर नियंत्रण व राज्य विस्तार किया, मतलब कि राज्य का विस्तार किया और अपने राज्य शासन के अंदर, प्रशासन के अंदर जो आंतरिक समस्याएं थी उनका निवारण किया इल्तुतमिश ने। तो जबकि बलबन आंतरिक प्रशासन पर तो विशेष महत्व दिया कि अंदर का जो प्रशासन था उसमें कोई भी षड्यंत्र ना रचा जाए, किसी में भी जो चालबाजी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा। राजतव सिद्धांत पर बल दिया, मतलब कि अपने आप को राजा को सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा बताया और देवीय सिद्धांत, देवता के समान राजा का पद माना इसने। और साम्राज्य का विस्तार नहीं किया बलबन ने, सिर्फ जो शासन उसके पास था उसने उसको सुधारा, उसको मजबूत बनाया, लेकिन राज्य का विस्तार नहीं किया, उसको बढ़ाया नहीं। इल्तुतमिश स्थापित व्यवस्था जो थी वो अस्थायी व प्रभाव अल्पकालिक थी, मतलब कि इल्तुतमिश ने जो व्यवस्था स्थापित की थी वो कम ही थी, कम ही समय तक चली थी, अस्थायी थी, अल्पकालिक थी। जबकि स्थापित व्यवस्था जो थी बलबन की वो स्थायी चली थी और प्रभाव भी थी और लंबे टाइम तक चलने वाली थी। तो ये आपका था गुलाम वंश जो कि खत्म हो गया है। इसमें जो हम एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं इनके शासकों को कि कौन कौन से शासक जो थे इसमें दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़े हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने किसको पढ़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये इम्पोर्टेंट था, दास था। फिर इसका बेटा आया आराम सा जो कि इतना लायक नहीं था। फिर बना इल्तुतमिश जो कि इम्पोर्टेंट शासक था। इसमें आपको इल्तुतमिश को अच्छे से याद करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो। फिर चौथे नंबर पे आया रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये शासक बना, ये भी कम टाइम पीरियड के लिए बना। फिर पांचवा आपका रजिया सुल्तान, ये इंपॉर्टेंट, एकमात्र महिला शासिका थी, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट आपका है बहराम शाह, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर 7 नंबर पे आपका है अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी थोड़े से टाइम पीरियड के लिए गद्दी पर बैठा था। फिर 8 नंबर पे है नासिरुद्दीन महमूद, ये भी थोड़े टाइम के लिए। फिर आएगा आपका 9 नंबर पे बलबन, जो कि हमने अभी आज कंप्लीट किया है। बलबन काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक था, इसने चालीसा दल को ख़त्म कर दिया, राजा को पद के देवता के बराबर माना और जो है निरंकुशता अपनाई थी, न्याय अच्छी तरह से करता था। ये दासों पर यकीन कम करता था, जबकि गुप्तचर प्रणाली में इसका ज़्यादा यकीन था। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें इसके बारे में। और इसने मंगोलों से सुरक्षा के लिए स्थायी सेना पर बल दिया कि एक परमानेंट सेना जो है वो फिक्स होनी चाहिए राज्य में। अगला है, इसके बाद बलबन के बाद कैखुसरो और बुगरा खान का पुत्र कैकुबाद बना। लास्ट में जो है क्यूमर्स बना, जिसकी हत्या किसने की थी? क्यूमर्स की जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी थी, जिसके बाद जो है खिलजी वंश की स्थापना हो गई थी। ये जो हमारा गुलाम वंश कंप्लीट हो गया, अब हम जो है खिलजी वंश को पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड कितना आएगा? 1290 से 1320 तक। सबसे कम टाइम पीरियड रहा इसका दिल्ली सल्तनत में, 1290 से 1320 ईस्वी तक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको गुलाम वंश समझ आया होगा। गुलाम वंश को हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से बच्चे याद कर लेना। गुलाम वंश से क्वेश्चन आते हैं, इनकी उपाधियाँ आती हैं, इनके दरबार में कौन कौन रहते थे और इन्होंने क्या क्या नए चेंजेस किए, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा गुलाम वंश से क्वेश्चन आएंगे इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान से। कभी कभी कुतुबुद्दीन ऐबक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इन 4 राजा शासकों को सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है, चारों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ हमारा गुलाम वंश ख़त्म हो गया है दिल्ली सल्तनत का, जिसमें कि 5 वंश थे। हमने 1 वंश को कंप्लीट कर लिया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम खिलजी वंश को शुरू करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।